एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम सिक्किम की एक केस स्टडी देखेंगे। तो इस केस स्टडी में जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है पेमा का और उसकी फैमिली का। पेमा जो है वो एक लड़की है जो सिक्किम में रहती है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि पेमा का जो फैमिली फार्म है सिक्किम में, वहाँ पर क्या हो रहा है, जो यील्ड्स है यानी कि जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप का वो कम होता जा रहा है और इसके साथ ही साथ एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स की वजह से जो डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि केमिकल इनपुट में जैसे कि फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, तो ये सस्ते तो आते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए इनके लिए, राइट। तो जब प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है और दूसरी तरफ इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो उनका जो कर्जा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और फिर जो सिक्किम की स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक पॉलिसी अनाउंस की कि अब हम पूरे स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा फार्मिंग करने में। तो पेमा की फैमिली ने भी ये डिसाइड किया कि चलो हम भी ये ट्राई करते हैं। तो ये ट्रांजिशन एक इजी ट्रांजिशन तो था नहीं, क्योंकि शुरुआत में जो यील्ड्स थी, यील्ड यानी कि जो प्रोडक्शन था, जो उपज थी, वो गिरी शुरुआत में। क्यों? क्योंकि जो सॉइल थी वो रिकवर कर रही थी। किससे रिकवर कर रही थी? जो सालों से केमिकल का यूज किया जा रहा था सॉइल में, उससे। क्योंकि सॉइल जो है वो केमिकल की हैबिचुअल हो चुकी है और अब जब उसमें से केमिकल का यूज़ हम हटा रहे हैं तो सॉइल को रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो जो फैमिली है पेमा की फैमिली, उन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की तो उसमें वो लोग कंपोस्ट पर स्विच किए। मतलब अब बिना किसी केमिकल के जो ऑर्गेनिक खाद है उसका ये लोग इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट्स बनाना शुरू किया। नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट जो कीड़े मकोड़ों को दूर रखते हैं फसल से, जिसे हम पेस्टिसाइड बोलते हैं, ये इन्होंने नीम और गार्लिक का यूज़ करके ये पेस्टिसाइड्स बनाए और एक साल में मल्टीपल क्रॉप जो है वो ग्रो करना शुरू की। क्योंकि पूरे साल में अब ये लोग एक ही क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ किसान खाली वीट ही वीट करते हैं पूरी साल, तो ऐसा ये लोग अब नहीं कर रहे हैं। ये पूरे साल में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो लगभग 5 सालों में जो पेमा का फार्म है वो ठीक होने लगा है। वहाँ की जो सॉइल है वो अच्छी होने लगी है। अब उसका जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, जिसमें कार्डेमम थी, कार्डेमम यानी कि इलायची, जिंजर यानी कि अदरक, और जितने भी ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स थे, अब वो उनको अच्छे खासे प्राइसेस पर बेचने लगी थी। किसी वक्त पर जब उसकी मतलब वो डेट में घिरी जा रही थी, कर्जे में घिरी जा रही थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या हो रहा है, अब उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो साल 2016 में जो सिक्किम है वो एक 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन जाता है। यानी कि पूरे स्टेट में जितने भी फार्मलैंड हैं, जितने भी खेत हैं, वहाँ पर अब बिल्कुल भी केमिकल चीज़ों का जो है वो यूज़ नहीं किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। अब पूरा स्टेट ऑर्गेनिक है, नो केमिकल, राइट। तो सारे फार्मलैंड वहाँ पर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो गए। तो ये जो इफ़ेक्ट थे, मतलब जो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो की जा रही है ना, इसके जो इफ़ेक्ट थे वो ट्रांसफॉर्मेशनल थे। मतलब काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट देखने को मिले। कैसे? जो वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी थी वो इम्प्रूव होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जानते हो ना, अर्थ पर जितनी भी लाइफ की वैरायटी है वो होती है बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि अलग अलग स्पीशीज़, राइट। तो लोकल बायोडाइवर्सिटी ठीक होने लगी क्योंकि सॉइल में अब हम कोई केमिकल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े वापस आएंगे, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो वहाँ पर वापस आने लगे। सिक्किम का जो टूरिज्म है वो भी अच्छा होने लगा क्योंकि विजिटर्स जो थे वो ये देखने आते थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से की जा रही है सिक्किम में, राइट। इसके साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनकी भी इनकम बढ़ी, लगभग 20% से उनकी इनकम बढ़ी। तो सॉइल को तो फायदा मिला ही मिला है, बायोडाइवर्सिटी को भी फायदा मिला है, फार्मर्स को भी फायदा मिला है, लोगों की इनकम भी यहाँ पर बढ़ी। आज के टाइम पर जो सिक्किम है वो एक ग्लोबल मॉडल के रूप में खड़ा है हमारे सामने कि पूरा जो स्टेट है, पूरा एंटायर रीजन जो है वो सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर सकता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। सिक्किम हमें ये दिखाता है और हमें मोटिवेट करता है ना। और जो सिक्किम है इसके ऑर्गेनिक स्टेट बन जाने से हमें ये भी समझ आता है कि जब हम केमिकल्स का यूज़ छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इकोलॉजिकल बेनिफिट होंगे, मतलब हमारा इन्वायरमेंट ही सुधरेगा। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक आउटकम्स भी अच्छे होंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा इकोलॉजिकल में, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो फ्लरिश होने लगी सिक्किम की, है ना। बर्ड्स और इंसेक्ट्स वहाँ पर वापस आने लगे। और इकोनॉमिक आउटकम में जैसे कि फार्मर्स की जो इनकम है वो बूस्ट हुई ना, 20% से बढ़ी।
तो केमिकल्स का यूज़ छोड़ने से हमारा इन्वायरमेंट भी बेनिफिट में रहता है और जो इनकम है वो भी बढ़ती है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देखो हम जो है वो कौन सी हेडिंग पढ़ रहे थे, हमने शुरू की थी ये वाली हेडिंग जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। इसी में ही हम सारे जो टॉपिक्स थे वो पढ़ रहे थे, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पंजाब का एक केस स्टडी जो ग्राउंड वाटर की केस स्टडी थी। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने सीमेंट की एक केस स्टडी ली। देन इस वीडियो में हमने सिक्किम की केस स्टडी पढ़ ली है कि सिक्किम कैसे एक ऑर्गेनिक स्टेट बन जाता है, 100% ऑर्गेनिक स्टेट, राइट। तो अब जो मेन बात है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं हम उनका रिस्पॉन्सिबल यूज़ करें और वाइजली उनका यूज़ करें, हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। तो रिसोर्सेज में हमने दो टाइप के रिसोर्सेज पढ़े थे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ये चीज़ इंश्योर करें कि हम इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे कि कोयला होता है, पेट्रोल होता है, इनको कुछ इस तरह से यूज़ करें कि ये लंबे समय तक चल सके, ताकि ह्यूमैनिटी के लिए इतना टाइम मिल जाए, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स को इतना टाइम मिल जाए कि हम इन नॉन रिन्यूएबल्स का एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकें। जैसे कि आज जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं वो पेट्रोल पर चलती हैं, उसका सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है। तो इसी तरह के और ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने तक हमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें बचा कर रखना होगा, इन्हें हमें वेस्ट नहीं करना होगा। जैसे कि हमें ज़रूरत है कि हम एनर्जी के जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे कि सन है, विंड है ना, इन पर स्विच कर जाएं और हमारे जितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पर्पसेस के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज़ करें। जैसे कि गाड़ियों में यूज़ हो सकती है, जैसे कि घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वहाँ पर यूज़ हो सकती है, घर घर में जो है वो सोलर पैनल्स लग सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो ये जो फोटो दिखाई गई है ये सैटेलाइट इमेज है किसकी, जो पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट सोलर पार्क हैं उसमें से एक ये है। ये कौन सा सोलर पार्क है, ये है भादला सोलर पार्क। देखो इसकी एक और पिक्चर है मेरे पास, ये देख पा रहे हो, ये सारे जो हैं ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं बहुत बड़े एरिया में। और ये जो भादला सोलर पार्क है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, सोलर पावर प्लांट है, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, हाँ हम ये देख रहे थे कि ये जो फोटो है ये सैटेलाइट इमेज है और ये राजस्थान में लोकेटेड है, क्योंकि ये वही है भादला सोलर पावर प्लांट। ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, लगभग जो हमारा राजस्थान है उसकी जो करंट नीड्स है इलेक्ट्रिसिटी की उसकी लगभग 15% ये अकेला जनरेट करता है। तो ये एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ऐसे ही ये जो फोटो है ये कर्नाटक में रायचूर के पास में एक सोलर पार्क है उसकी है ना, ये भी सैटेलाइट इमेज है। तो काफ़ी बड़े बड़े अपने पास जो हैं वो सोलर पावर प्लांट देखने को मिल जाएंगे। इसके आगे जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, इसे हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम इसको निपटा लेते हैं। ठीक है, तो जो ये इश्यूज़ हैं मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ हमें शिफ्ट होना है, इसको तो हम सुलझा ही रहे हैं, इसके सॉल्यूशंस निकाल ही रहे हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस जो है वो अनफेयर होता है सोसाइटी के कुछ सेक्शन में। रिसोर्सेज में जैसे कि कुछ बेसिक रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि पानी हो गया, क्लीन एयर हो गई, इवन इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनका एक्सेस भी सभी के पास में बराबर तरीके से नहीं होता है। जैसे सोसाइटी के कुछ लोग जो हैं उनके पास में क्लीन एयर का एक्सेस नहीं होता है या पानी का एक्सेस नहीं होता, उन्हें पीने का पानी नहीं मिल पाता है। हम बात करें सिटीज़ की तो सिटीज़ में कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रॉपर वाटर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, रेगुलर सप्लाई नहीं हो पा रही है ड्रिंकिंग वाटर की। इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर गंदा पानी मिल रहा है, पॉल्यूटेड वाटर मिल रहा है, जिससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एयर पोल्यूशन करती हैं और फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज़ करती हैं, लेकिन इससे अफेक्ट कौन होता है, वो लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं जो अपने आप को इन सारे हज़ार्ड से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कौन नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, जो पुअर पीपल होते हैं, है ना। तो मतलब झेलना किसे पड़ता है, जिसके पास में पैसा नहीं है। जो रिच है वो तो जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो वो तो जाकर एसी में बैठ जाएगा, है ना, लेकिन झेलना किसे पड़ेगा, इस पुअर पीपल को, क्योंकि इनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उनका एक्सेस नहीं है, इनके पास में पैसे नहीं होते हैं।
तो पॉल्यूशन जो है जैसे ये इंडस्ट्रीज करती हैं, पैसे ये लोग कमा रहे हैं, तो झेल कौन रहा है? जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में कोई तरीका नहीं है इन सभी चीज़ों से बचने का, है ना। तो हमें ना हमारा नेचर के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको हमें दिमाग में रखना होगा, हमें उसे समझना होगा, और हमें नेचुरल रिसोर्सेज का स्टीवर्ड्स के रूप में काम करना होगा। स्टीवर्ड यानी कि केयर टेकर हमें बनना होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि इनका रिस्टोरेशन हो सके, रीजनरेशन हो सके और इनका सस्टेनेबल तरीके से जो है वो यूज़ किया जा सके, राइट। जो भागवत गीता है उसमें लोक संग्रह का कॉन्सेप्ट है। लोक संग्रह मतलब कि एक ऐसा आइडिया जहाँ पर हर कोई जो है वो अपनी पर्सनल डिज़ायर्स, अपने पर्सनल फ़ायदे से ऊपर उठकर क्या करे, वो सभी की वेलबींग के लिए काम करे, वो होता है लोक संग्रह। लोक यानी कि लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है, और संग्रह यानी कि इकट्ठा होना, है ना। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि अपनी डिज़ायर्स को साइड में रखो, अपने फ़ायदे को, पर्सनल फ़ायदे को साइड में रखो और सभी के लिए काम करो। तो क्या ये टाइम आ चुका है हमारे लिए कि हम इस चीज़ को सीरियसली लें? जो भी घटनाएं घट रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है क्योंकि सॉइल में केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो नीचे जाता जा रहा है क्योंकि ग्राउंड वाटर का भी तेज़ी से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है ना। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ग्राउंड वाटर में जो केमिकल्स हैं वो मिल जाते हैं जिससे हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं। तो ये टाइम आ चुका है हमारे लिए कि हम इन सभी चीज़ों को सीरियसली लें, क्योंकि ये सीरियस है ना। ये सारी जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो इसीलिए क्या करना है, हमें लोक संग्रह पर ध्यान देना है, अपनी पर्सनल डिज़ायर से ऊपर उठकर हमें सबके कल्याण के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ पर इंडिया की लीडरशिप है रिन्यूएबल एनर्जी में। कैसे है तो देखो, इंडिया ने और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर क्या किया था, इसी इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी को एस्टैब्लिश किया था, या हम इसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोल सकते हैं। कब एस्टैब्लिश किया था? 2015 में। तो ये अलायंस क्या है? ये एक कोलिशन है। कोलिशन यानी कि एक ग्रुप जिसमें कई सारी कंट्रीज शामिल हैं। तो किन लोगों का कोलिशन है ये? सनशाइन रिच कंट्रीज, मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पर पूरे साल बहुत ज़्यादा अबंडेंट सनशाइन रहती है ना। और ये कंट्रीज जो हैं वो सोलर पावर को हार्नेस करने पर ध्यान ज़्यादा देती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर पावर है उसे यूज़ करना है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सनशाइन है। तो ये जो अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये फोकस करती है उन कंट्रीज़ पर जहाँ पर अबंडेंट सनलाइट रहती है थ्रू आउट द ईयर। सेम बात जो मैंने बताई, ठीक है। तो इंडिया ने जो है वो हेल्प की है कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर को देकर, मतलब इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने कई सारे डेवलपिंग नेशंस में, जहाँ पर जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए गए हैं। तो डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो डेवलपिंग कंट्री अलग होती हैं, डेवलप्ड कंट्री अलग होती हैं। डेवलप्ड कंट्री में जैसे कि यूएसए है, कनाडा है, जर्मनी है, वो आ जाते हैं, और डेवलपिंग में जैसे कि अपना इंडिया आ जाता है और अफ्रीकन कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो इंडिया ने इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट दी है। इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्टीज शेयर की है, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इंडिया के पास में है वो इंडिया ने दी है इन लोगों को, और अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस बनाए हैं। मतलब कि जो अगर लोन वगैरह लेना है, जैसे सोलर पैनल्स लगाने होते हैं, तो उसके लिए अगर किसी को लोन लेना है तो वो आसानी से मिल सके, सस्ते ब्याज पर या इंटरेस्ट पर मिल सके। तो वो सब इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चलते हो पाया। जो भादला सोलर पार्क है जो राजस्थान में है, ठीक है, ये क्या है, ये किस चीज़ का सिंबल है? इंडिया के सोलर एम्बिशंस का। जो मैंने अभी फोटो दिखाया था ना, ये वाला, ये भादला सोलर पावर प्लांट जो है वो इतना बड़ा है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है ये। तो इंडिया की जो ड्रीम्स हैं, सोलर ड्रीम्स, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना, उसका एक सिंबल है ये भादला सोलर पार्क, है ना। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कैसे एक कंट्री जो है वो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ट्रांजिशन कर सकती है। ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज यानी कि वही कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, है ना, उससे हम कहाँ पर वो कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि सोलर पावर पर शिफ्ट कर रहे हैं, विंड एनर्जी पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इंडियंस के लिए ये अलायंस जो है ये इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिप्रेजेंट करती है, इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी जो है वो रिप्रेजेंट करती है।
इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी है ना। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इसीलिए क्योंकि जब सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे तो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी उन सोलर पैनल्स को बनाने के लिए, है ना। तो उसमें काम कौन करेगा? लोग काम करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और डेवलपमेंट होगा, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। जब लोग इन सोलर पैनल्स को अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में लगवाएंगे तो उसमें भी लोग चाहिए, है ना। तो अलग अलग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी इससे क्रिएट होती है। ओके, तो ये था इंटरनेशनल सोलर अलायंस और रिसोर्सेज का जुडिशियस और वाइज या रिस्पॉन्सिबल यूज़, ये सब हमने पढ़ लिया। तो आगे बढ़ने से पहले, वैसे आगे का बढ़ना, आगे तो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूर। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको फटाफट से हम देख लेते हैं। कुछ 4 पॉइंट्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो मटेरियल्स और सब्सटेंसेज होते हैं जो नेचर से मिलते हैं और ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल होते हैं, जो कि हम रट चुके हैं ये बात, ठीक है। और हमने रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करना देखा था, तो जिसमें एक तरीका है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बेसिस पर, ठीक। रिसोर्स कर्स हमने देखा था कि जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना की जाए तो जो रिसोर्स हैं वहाँ पर, मतलब उन रिसोर्सेज की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, इवन वहाँ पर गरीबी और आ जाती है। तो इससे ओवरकम होने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि टेक्नोलॉजी और स्किल्स डेवलप की जा सकें और रिसोर्स कर्स को वरदान में बदला जा सके, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है वो जागरूक होने की ज़रूरत है। किसके लिए? कि जो जिस रेट से हम यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल्स का, है ना, उस रेट के बारे में हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है ताकि हम उन्हें इतना ना यूज़ कर लें कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दें। ये रिन्यूएबल की बात हो रही है, ठीक है। और जो नॉन रिन्यूएबल्स हैं उनका हमें जुडिशियस और वाइज यूज़ करना है ताकि हम उनके यूज़ को स्ट्रेच कर सके एक लंबे समय के लिए, क्योंकि वो कभी ना कभी तो ख़त्म होने हैं। नॉन रिन्यूएबल्स कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे, लेकिन हमें उन्हें तब तक तो कम से कम हम चला लें, उन्हें तब तक तो हम इतना ज़्यादा वेस्ट ना करें जब तक हमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाते, ठीक है। तो यही सारी बात की जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो अगली वीडियो रहेगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।